आज हमारे इस कार्यक्रम का, इस वार्ता का जो मुद्दा है, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो है मंकी पॉक्स वायरस। अभी साल 2 साल पहले पूरी दुनिया को एक कोरोना वायरस ने पूरा जोड़ के रख दिया था। वो एक महामारी में तब्दील हो गया। पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई, हम लोग अपने घरों में कैद हो गए। बहुत सबने अपने अपने आसपास के लोगों को खोया है। बहुत अ, आर्थिक नुकसान हुए हैं, व्यवसायिक नुकसान हुए हैं, बहुत नुकसान से दुनिया गुजरी है। लेकिन अब दुनिया वापस आ गई है। सब लोग अपने कामों में फिर से जुड़ गए हैं। इसी बीच में एक नया वायरस मंकी पॉक्स नाम का अभी दुनिया में वापस आया। अब इस वायरस से भी एक महामारी होने की चांसेस थे, जो WHO तक ने बोला, जिससे दुनिया में फिर से एक डर का माहौल पैदा हुआ। आज हमारे साथ हमारी IOIC की साथी मेंबर डॉक्टर आशिता दुबे, जो ये प्रोग्राम नॉर्मली होस्ट करती हैं, वो आज इस वार्ता को कंडक्ट करेंगी। और वो हमें समझाएंगी कि पहले तो हमें कितना डरने की जरूरत है, कितना सतर्क रहने की जरूरत है। मंकी पॉक्स वायरस असली में है क्या, उस वायरस से असली नुकसान क्या है, वो वायरस पकड़ में कैसे आता है, और ऐसी ही चीजें। फिर वो आप सबके, हमारे जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, आप सबके सवालों का जवाब देने की भी पूरी कोशिश करेंगी। और हम चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के बाद आप सबको मंकी पॉक्स वायरस के बारे में जितनी जानकारी जरूरी है पूरी प्राप्त हो जाए। मैं अब ये डिस्कशन आशिता जी को हैंड ओवर करूंगा। जी आशिता। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज का जो ये प्रेजेंटेशन है ये मंकी पॉक्स वायरस के बारे में है। तो सबसे पहले तो मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि WHO ने एक शेयर किया है हमारे मतलब वर्ल्ड में कि ये एक पोटेंशियल ऐसा वायरस है जो कि महामारी में बदल सकता है। अब इसमें कितना हमें डरने की जरूरत है, क्या सावधानी लेने की जरूरत है, क्या ये कोरोना के जैसे ही पूरे विश्व में फैल सकता है, या उस तरह की महामारी या वैसी लॉकडाउन की सिचुएशन है या नहीं है, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मंकी पॉक्स है क्या। मंकी पॉक्स जो है ये एक्चुअली एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों से आती है। मतलब कि सबसे पहले ये जो वायरस था ये जानवरों में पाया गया और जानवरों से इंसानों में फैला है। तो जो भी ऐसे एरियाज हैं जो जंगल के पास बहुत ज्यादा कॉमनली रहते हैं और जहाँ पर जानवरों से बहुत क्लोज कांटेक्ट रहता है, जो जानवरों को पालते हैं, उनमें ये इन्फेक्शन सबसे पहले देखा गया। क्योंकि ये ऐसा पाया गया था सबसे शुरुआत में जब इसकी डिस्कवरी हुई। ये मंकीज यानी कि बंदरों में मिला गया था ये वायरस कॉमनली। तो इसलिए इसका नाम जो है वो मंकी पॉक्स रख दिया गया। इसका जो वायरस का स्ट्रक्चर है, जो इसका मतलब आकार है, ये बहुत ही कॉमन, जो आज से 30-40 साल पहले इंडिया में एक बहुत कॉमन बीमारी हुआ करती थी जिसको हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं या बड़ी माता आना कहते हैं। तो एक समय में इसने बहुत मतलब शायद सालों पहले इंडिया में एक बहुत ही कॉमन बीमारी हुआ करती थी। इसमें काफी लोग इससे ग्रसित हुए थे उस समय। लोगों को इसके कारण काफी कुछ, किसी की जान भी गई है, किसी को दाग पड़े होते थे। तो ये काफी कॉमन था, लेकिन धीरे धीरे वैक्सीनेशन के द्वारा ये वाली बीमारी जो है ये हमने कम्प्लीटली इरेडिकेट यानी खत्म कर दी। तो अब इसमें सोचने वाली बात है कि ये इससे रिलेटेड बीमारी है, तो क्या हम लोग उतने ही इससे अफेक्टेड होंगे या नहीं होंगे, या ये जो मंकी पॉक्स है इसका जो रूप है ये स्मॉल पॉक्स के जैसा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले 1958 में पहला पाया गया था और ह्यूमन केस 1970 में कॉन्गो यानी कि अफ्रीका में पाया गया था। इसके दो टाइप के वेरिएंट्स है, एक वेस्ट अफ्रीकन, एक सेंट्रल अफ्रीकन। मोस्टली ये जो बीमारी है ये अफ्रीका के जंगलों में सबसे कॉमनली पाई गई है। फिर ये साउथ अमेरिका के कुछ जंगलों में पाई गई, बट रिसेंटली अलग अलग देशों में भी, इवन इंडिया में, साउथ इंडिया में, बैंगलोर में, हैदराबाद में इनके कुछ केसेस पाए गए हैं। तो दैट इज व्हेन WHO को ये लगा कि जो बीमारी एक जगह पर लोकेटेड थी अब वो ऐसे दूसरे दूसरे विश्व के कोनों में अगर मिल रही है। तो प्रॉब्लम यह है कि बहुत सी बीमारियां कॉमनली हमारे आसपास होती हैं, हमें होती रहती है। टाइफाइड होता रहता है, मलेरिया लोगों को हम सुनते हो गया है, डेंगू फैला हुआ है हम सुनते हैं। तो इसमें और बाकी बीमारियों में फर्क क्या है? तो सबसे पहली चीज, जो कॉमनली बीमारियां हमारे आसपास होती हैं हमारी बॉडी में, उसका कुछ ना कुछ मतलब हमारी बॉडी कहीं ना कहीं उस बैक्टीरिया, वायरस या उस पैरासाइट से एक्सपोज हुई होती है।
तो जब भी हम किसी चीज से एक्सपोज होते हैं तो हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है। तो जब भी वो ऐसे कोई फॉरेन चीज को अपने बॉडी में अंदर आता हुआ मिलता है तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज बना देता है। तो इसके कारण जब भी दोबारा ऐसा इन्फेक्शन हमारे सामने आता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होती है जो उसको फाइट करती है और बहुत बार उस इन्फेक्शन को बढ़ने भी नहीं देती, या होता भी है तो कम सिवियरिटी होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसी बीमारी मंकी पॉक्स जो कॉमनली यहाँ पर होती नहीं है, अगर ये बीमारी हम एक ऐसे जगह पर आ जाए जहां पर इस पहले से एक्सपोजर नहीं है, हमारे अंदर इसकी इम्यूनिटी नहीं है, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी इससे उतने अच्छे से फाइट नहीं कर पाएगी जितना कि बाकी बीमारियों से कर पाती है। जैसे कि कोरोना के समय हुआ था कि जो कोरोना वायरस है वो कॉमनली प्रेजेंट था, सब जगह था। जो हल्की फुल्की सर्दी खांसी होना, लूज मोशंस होना, कोरोना वायरस के कॉमन सिम्टम्स थे। पर उसका एक ऐसा स्ट्रेन उस समय फैल गया जो कि काफी सीवियर था और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं थी, इसलिए इतना सीवियर बीमारी फैल पाई। अब ये कैसे फैलता है? तो सबसे जो मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो जानवरों से ह्यूमंस में है। तो जो भी लोग जानवरों का पालन करने का काम करते हैं, जंगल से बहुत क्लोजली रिलेटेड रहते हैं और जंगल के जानवरों से जिनका कांटेक्ट ज्यादा होता है, उनको ये बीमारी ज्यादा क्लोजली होने की संभावना होती है। इसके अलावा इंसानों से इंसानों में किसी भी तरह, चाहे रेस्पिरेटरी सिक्रीशन यानी कि छींकने के कारण, खांसने के कारण, किसी भी सामान में इसका किसी ने छींका हो, किसी ने कुछ मतलब ऐसे जिसे हम फोमाइट इन्फेक्शन कहते हैं, जैसे दरवाजा हो गया, पर्दा हो गया, बिस्तर हो गया, कोई भी प्रकार के सिक्रीशंस उसमें हो और दूसरा इंसान उससे कांटेक्ट में आएगा तो ये फैल सकता है। फिर इसमें एक स्पेसिफिक प्रकार के रैशेज होते हैं, रैशेज या स्किन लीजन्स होते हैं। उनके कांटेक्ट में आने से, बॉडी के किसी भी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से, किसी भी कंटामिनेटेड सामान से ये बीमारी फैल सकती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो जो कॉमन फीवर के सिम्टम्स होते हैं, कॉमन जो बीमारियां होती हैं उनमें सिम्टम्स जैसे कि फीवर आना, सर में दर्द होना, शरीर में थकावट लगना, शरीर में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स कॉमन है। लेकिन एक स्पेसिफिक इसका होता है सिम्टम, वो है रैश का डेवलपमेंट, जो कि हाथ में स्पेसिफिकली चालू होता है, हाथ से फिर धीरे धीरे बाकी पूरी बॉडी में फैलने लगते हैं। इसमें आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, एक बहुत टिपिकल इसका रैश होता है, जैसे कि एक फोड़े हो जाते हैं पानी वाले, उस तरह का बिल्कुल टिपिकल अपीयरेंस होता है इस रैश का। फिर धीरे धीरे ये जब होता है, ये सूखने लगता है, सूखने के बाद यहाँ पर हीलिंग चालू हो जाती है और इसके फिर गड्ढे या निशान भी पड़ते हैं। तो अगर किसी को फेस पर या बॉडी के दूसरे एरियाज में ये फैल चुका होता है तो आपको आगे जाके उसके निशान पड़ने का या गड्ढे पड़ने का भी खतरा हो सकता है। ये मोस्टली 2 से 4 हफ्ते बीमारी लास्ट करती है। ये कितना डेंजरस है, इसको इसके लिए हमें कितना डरने की जरूरत है? तो मोस्टली केसेस जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं और सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। मतलब अपने आप हमें सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है कि खाना अच्छे से खाया जाए, पानी पिया जाए टाइम से टाइम, जो सिम्टम्स है उनको रिलीव किया जाए, बस हमें इतना ट्रीटमेंट करना होता है। एंड मोस्टली ये 2 से 4 हफ्ते में अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। बट स्पेशली बच्चों में, प्रेग्नेंट लेडीज में, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, कोई और ऑलरेडी बीमार पेशेंट है, इन सब लोगों में ये सीवियर रूप में भी अफेक्ट कर सकता है। और इसमें फेटालिटी रेट, मतलब कि कितने परसेंट लोगों में ये डेथ तक पहुंचता है, ये ऑलमोस्ट 10% भी हो सकता है फॉर सम स्ट्रेन्स। बट जो कॉमन स्ट्रेन है वेस्ट अफ्रीकन जिसे बोलते हैं, वो उसमें अराउंड 1% केस फेटालिटी रेट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है इससे बचा कैसे जाए। तो अवॉइड एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, मतलब कि हमें जानवरों से जो पोटेंशियली हो सकता है इस वायरस को कैरी कर रहे हो उनसे बचना है। ऐसे एरियाज से दूर रहना है जहां पर ये ऑलरेडी फैला हुआ है। और जो भी लोग मीट का कंजम्पशन करते हैं, पोर्क का कंजम्पशन करते हैं, और एनिमल, जो भी एनिमल मीट ज्यादा खाते हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि उसको खाने से पहले बहुत प्रॉपरली कुक किया जाए, क्योंकि कई बार वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं होता है, उसके कारण यही नहीं और कई ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो एनिमल्स के कंजप्शन के कारण आपको फैल सकते हैं। देन इंसान से इंसान को कैसे ट्रांसमिशन रोका जाए, तो उसके वही सिंपल स्टेप्स हैं जो हम कोविड के दौरान सुनते थे और फॉलो करते थे। हैंड हाइजीन, मतलब कि हमेशा घर आओ तो उस समय अपने हाथ धो, अपना फेस धो, अपने कपड़े चेंज करो, लोगों से क्लोज कांटेक्ट जो कि अफेक्टेड हो सकते हैं अवॉइड करना, और जो भी हेल्थ केयर
सिस्टम में काम कर रहे हैं या जो एक्सपोज्ड हैं ज्यादा इस चीज से, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज करें। वैक्सीन के बारे में बात करें तो दो टाइप की वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक JYNNEOS टाइप ऑफ वैक्सीन है और एक ACAM 2000। तो ऐसा पाया गया है कि हाँ, ये वैक्सीन इसके अगेंस्ट यूजफुल है। तो अब वैक्सीन का रोल किस में आता है? क्या हम सबको वैक्सीन लगवाने की जरूरत है? तो पहली चीज, नहीं। अभी ऐसा जिस जिस एरिया में ये पोटेंशियली वायरस पाया जा रहा है या जहाँ पर ये WHO ने नोटिफाई किया है कि ये एरिया में ये वायरस स्प्रेड हो रहा है या एंडेमिक है, वहाँ उसके आसपास के लोग सबसे पहला चीज है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें। प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोविड के टाइम हम प्रिकॉशंस यूज करते थे, सेम प्रिकॉशंस यूज करने हैं। अपने आप को कभी भी बाहर से आते हो तो सैनिटाइजर यूज करना, हैंड वॉशिंग करना, किसी भी एक्सटर्नल सरफेस में जब भी कांटेक्ट में आते हो तो उसके बाद अपने आप को क्लीन करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट जिस एरिया में बहुत ही ज्यादा ये फैला हुआ है, वो लोग वैक्सीनेशन के बारे में सोच सकते हैं। अब इन दो वैक्सीन में से एक वैक्सीन, हम में से कई लोग होंगे जिनको शायद ये बचपन में लगी भी होगी, जो है ACAM 2000। पहले टाइम में शायद जो लोग 1950s या 60s में पैदा हुए होंगे, अगर शायद हमारे साथ जुड़े हो उनमें से कोई लोग, तो उन्हें स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन स्कूल्स में लगाई जाया करती थी। तो ये वही वैक्सीन है, क्योंकि इसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो स्मॉल पॉक्स से काफी सिमिलर है। तो ये वाली जो वैक्सीन है, ये सेम वैक्सीन है जो स्मॉल पॉक्स में यूज की गई थी। बट क्योंकि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट यानी खत्म कर दिया गया, तो ये वैक्सीन जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है हमारा, उसमें लगानी बंद कर दी गई। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे आज भी हमारे साथ जुड़े होंगे जिनको ये वैक्सीन एक्चुअली लग चुकी होगी। तो हाँ, अगर उनको ये वैक्सीन लग चुकी है तो सम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन इस वैक्सीन से उनको मिल सकता है। नाउ ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट जो भी हो रहा है उसको मैनेज करना है, उसको हाइड्रेटेड रखना है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए। 2 से 4 हफ्ते में अपने आप धीरे धीरे रिकवरी हो जाती है। और एंटीवायरल ट्रीटमेंट में टिकोविरेमैट करके एक दवाई है जो अप्रूव की गई है, जो आप अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी दूसरी ऐसी एंटीवायरल ड्रग्स है जिनका इसमें यूज पाया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट के साथ है कि आइसोलेशन, यानी कि जो पेशेंट हैं उनको हमको बाकी लोगों से अलग रखना है। बिकॉज हमें इस बीमारी के बारे में इतनी ज़्यादा हमारी रिसर्च और नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। जो कॉमन बीमारियां होती हैं उसमें बहुत सारे लोगों पे स्टडी की जाती है, बहुत सारे पेशेंट लोड होता है, तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है कि कैसे प्रोग्रेस करेगी, क्या होगी आगे जाके, हमें क्या करना है। लेकिन जो बीमारियां रेयर होती हैं उनमें हमारे पास उतना ज्यादा मटेरियल नहीं होता है, उतने ज्यादा प्रीवियस केसेस नहीं होते हैं जिनको हम स्टडी करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट फॉलो कर सके। तो मेनी टाइम जैसे कोविड में हुआ था कि उस ट्रेन के अगेंस्ट हमें ज्यादा नॉलेज नहीं था, उस समय में उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो वो इतना ज्यादा लोगों में फैल सका। तो इसके लिए एक ये रिस्क होता है कि ऐसी बीमारी जिसके बारे में लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड उसकी नॉलेज है, वो अगर जनरल पब्लिक में बहुत ज्यादा फैल जाए तो एक बड़ा एपिडेमिक बन सकता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिसको भी ऐसे सिम्टम्स हो या इस तरह की कोई भी लक्षण मिले, वो अपने आप को बाकी लोगों से आइसोलेट कर ले और इसको स्प्रेड होने से रोके। इससे पहले 2021 में धीरे धीरे ये पाया गया कि जो एंडेमिक रीजन, मतलब जहाँ पे पाई जाती है बीमारी, वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे थे। और इसके बाद पब्लिक हेल्थ मेजर जो WHO, उन्होंने ये बताया कि जो जो लोगों को बीमारी हुई उनको ट्रेस किया गया, आइसोलेट किया गया, और उस कम्युनिटी में ये मतलब एडवाइस किया गया कि उन किसी भी तरह जिसको हो चुकी है बीमारी उससे जनरल पब्लिक का कांटेक्ट कम किया जाए। और WHO ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है अभी तक इसमें, और आगे भी वो हमें इन चीजों से सतर्क करते रहेंगे। एंड उनका जो मेन एडवाइजरी है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन, मतलब कि हमें कैसे बीमार होने के बाद इलाज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को बीमारी से कैसे बचा लें। तो इसमें ना ही सिर्फ गवर्नमेंट का रोल होता है, बट आपका खुद का भी रोल होता है कि इफ आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं या आपके आसपास कोई ऐसे हैं जिनको ऐसे लक्षण हैं, तो आप अपने आप को तो प्रोटेक्ट करें, साथ में दूसरों को भी ये बीमारी ना हो इसका भी ध्यान रखें। जब कोविड आया तो दुनिया में डर बन गया था। अब कई जगह उस डर ने ओवरऑल इस बीमारी को बढ़ा ही दिया।
मतलब ये मेरा एक असेसमेंट रहेगा, पर्सनल असेसमेंट, और बाकी काफी काफी लोग मानेंगे भी। लोग मतलब लॉकडाउन लगा, ये सब हुआ, प्लस जैसे किसी को हल्का फीवर आ गया, उससे टेंशन स्ट्रेस इतना बढ़ गया लोगों को कि उनको उससे वो सिम्टम्स खराब हो गए। सेकेंडली, अभी तक मतलब कोविड का नाम सुन के लोग थर थर कांप जाते हैं। सिमिलरली आपका क्या मानना है, मतलब मंकी पॉक्स क्या उस लेवल का उसका स्प्रेड है जैसा कोविड का था? क्योंकि कोविड तो मेरे हिसाब से लगभग सबको हुआ है, मुझे भी हुआ है कोविड, जबकि मैं तो अच्छे खासे आइसोलेशन में था। तो अभी जी। हाँ, अभी मंकी पॉक्स जो है वो एक दो जगहों पर ही आइडेंटिफाई किया गया है इंडिया में। ऐसे मतलब रैम्पेंटली जिस तरह कोविड का स्प्रेड हुआ था उस तरह से तो अभी केसेस नहीं आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि बिकॉज कोविड सिर्फ हमारे लिए नहीं पर पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा लेसन था। चाहे वो सारी इंटरनेशनल सोसाइटीज हो, चाहे वो सारी गवर्नमेंट्स हो, इवन बड़ी से बड़ी डेवलप्ड कंट्री थी वो कोविड के कारण हिल गई। उस समय वो 2 से 3 साल हर कंट्री के लिए बहुत डिफिकल्ट थे। तो वो एक बड़ा लेसन था कि एक छोटा सा एक बीमारी, एक वायरस भी कितनी ज्यादा वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उस लेसन को सीखते हुए सबने ये चीजें अपनाई है कि अगर थोड़ा सा भी कहीं पर ऐसा हमें आशंका मिले कि हाँ एक नए प्रकार का वायरस है जो पहले उस एरिया में नहीं हुआ करता था, आज वहाँ केस मिल रहा है, तो हम पहले से ही सतर्क हो जाए ताकि ये स्थिति ना पहुंचे जैसी कोविड की बन गई थी। तो इसके लिए बिकॉज जो लेसन हमने वो 2 से 3 साल में एज डॉक्टर्स, एज सोसाइटीज, चाहे हम पॉलिसी मेकर्स की बात करें, चाहे हम एक हॉस्पिटल में काम करने वाले एक नर्स की बात करें, या एक जनरल पब्लिक के इंसान की बात करें, सबने एक लेसन सीखा है कि जो उस वक्त हुआ वो रिपीट ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए इवन विथ अगर छोटे से भी हमें ऐसे आशंका मिलती है कि ये कोई एक नए प्रकार का वायरस है जो एक एरिया में नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज में होती है इम्यूनिटी होना। कोई भी बीमारी फैलती रहती है, जैसे आप सुन रहे होंगे अभी डेंगू के बहुत केसेस फैल रहे हैं, कॉमनली लोगों को डेंगू हो रहा है, फीवर आ रहा है, बट उसके लिए इतना डर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये होता रहता है। इसके अगेंस्ट हमें बॉडी में कहीं ना कहीं इम्यूनिटी है, कितने बार ये वायरस हमारे अंदर आ चुका होगा और हमें कुछ नहीं हुआ होगा, हमारी बॉडी बॉडी ने उसको फाइट कर लिया होगा। लेकिन जो चीज से हम एक्सपोज नहीं है, अगर वो हमारे सामने आएगा तो हमारी बॉडी उसे फाइट नहीं कर पाएगी। तो इस कारण से WHO ने इनिशियली ये जब कुछ केसेस ही मिले हैं तभी इसके लिए एक वार्निंग इशू कर दी है कि जो भी उस एरिया के लोग हैं, जो उस कंट्री के लोग हैं, वो अभी से ऐसे स्टेप्स ले ले कि इसको कोविड की तरह बनने से रोक दे। और इसका स्प्रेड कैसा है, मतलब जैसे कोविड वाज वेरी वायरल, वायरल होना मतलब, वायरल एक आजकल टर्म भी चल रहा है पूरी दुनिया में, ये वायरल हो गया, मतलब वो स्प्रेड बहुत फास्ट हो रहा है। तो इसका इसकी जो इसका स्प्रेड भी काफी फास्ट है, हर तरह के कांटेक्ट से, इवन छूने से, बात करने से, एक दूसरे के सामने बैठने से, किसी भी प्रकार के बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज से ये फैल सकता है। ठीक है। और इसमें मतलब मोर्टेलिटी जैसे कोविड में भी, जैसे कोविड में क्या हुआ जो मतलब अगेन एक्सपीरियंस है, मेरे पास उसका डेटा तो नहीं है, कि बहुत जैसे किसी को कोई और इशू है, कोविड हुआ, पोस्ट कोविड किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को स्ट्रोक आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हुई। तो इसका अभी क्या अपने पास पता है कि ये केवल मतलब उसको अपन ने भले कोविड डेथ मान लिया, तो मंकी पॉक्स में भी ऐसा ही कुछ है क्या? मंकी पॉक्स में जनरली कोएगुलोपैथी तो नहीं होती है जो कोविड में होता था। कोविड का एक बहुत बड़ा साइड जो ये स्पेसिफिक स्ट्रेन थी जो जी। उस टाइम फैली हुई थी, तो उस वायरस के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो दो चीजों से, दो तरह से मतलब बॉडी को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती थी। एक तो वो जब वो लंग्स में जाती थी हम्म। तो लंग्स को डैमेज वो वायरस खुद ना ज्यादा करके वो ऐसे बॉडी में चेंजेस लेकर आती थी। वो सेल एक्चुअली वायरस का क्या मैकेनिज्म होता है, कोई भी वायरस कैसे हमारे शरीर को असर करता है, वायरस अपने आप में इंडिपेंडेंटली जी नहीं सकता हम्म। है ना। वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में घुसेगा, हमारी बॉडी के सेल में जाएगा और उस सेल को ही यूज करेगा अपने आप को मल्टीप्लाई करने और जीने के लिए। वो हमारी बॉडी का ही सेल हमारे अगेंस्ट यूज करता है। ये वायरस का मैकेनिज्म होता है। तो कोविड वायरस ने लंग्स में जाके क्या करता था कि उसको मारने के लिए जो हमारी ही बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, उसको हटाने के लिए वो हमारी ही बॉडी के लंग्स के टिश्यू पे असर करती थी और लंग्स को डैमेज करती थी। तो ठीक है। एक ये प्रॉब्लम था। दूसरा था कि ये जो हमारा कोएगुलेशन मतलब कि खून का थक्का जमने की जो
टेंडेंसी होती है उसको बढ़ा देती थी। तो इसलिए जब खून का थक्का नहीं भी जम रहा, जहां हमें चोट नहीं भी लगी है, जैसे कि ब्रेन के छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है, हार्ट के छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है, हम्म, वहां पर ब्लड का क्लॉट बना देता था। तो जी। इसके कारण ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। और आपने अभी एक चीज बोली, जैसे अगेन अभी आपने बताया कि वायरस किसी भी लिविंग बॉडी के बाहर हो तो वो इट इज नॉन नॉन लिविंग, मतलब ये बोलते भी हैं कि वायरस शायद सबसे डेवलप्ड जीव है आज की डेट में दुनिया का। हम्म। लेकिन तो फिर जैसे अभी आपने जो मीट कंजम्पशन की बात बोली, अब मीट कंजम्पशन में आप बोल रहे हैं गर्म करने से, अब वायरस तो वैसे ही लिविंग नहीं है, तो खत्म कैसे हो रहा है गर्म करने से, मतलब ये क्वेश्चन मुझे। वायरस एक प्रोटीन तो है, जी। अच्छा। अल्टीमेटली एक उसमें प्रोटीन्स तो हैं। तो ओके। जब ये बहुत हीट होती है तो प्रोटीन्स का डीनेचरेशन हो जाता है, तो इसलिए वो खत्म हो जाता है। जब तक वो टिश्यू है वो अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, एक लिविंग टिश्यू तो है ही वो, जो जी। भी मीट या ले रहे हो, एनिमल डेड है पर टिश्यू तो है। तो उसके अंदर वो सरवाइव करता है, वो पड़ा रहता है, कुछ दिनों तक वो रहेगा, 10 दिन रखोगे शायद वो खत्म हो जाए वायरस भी। बट यूजुअली ऐसे रखा हुआ मीट तो कोई खाता नहीं है, 10 दिन रखा हुआ पुराना वो तो सड़ जाएगा, फिर उसमें और दूसरे बैक्टीरिया ग्रो होंगे। तो जो फ्रेश मीट जब एक जानवर से लिया जाता है तो उसके अंदर वो वायरस प्रेजेंट होता है, अगर उसको अच्छे से गर्म नहीं किया जाए तो वो लाइव रह जाता है और जो उसको कंज्यूम कर रहा है उसकी बॉडी में चला जाता जी। और मेरा एक और सवाल डॉक्टर ये रहेगा आपसे कि जैसे अपन इसकी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, कोविड में लोग बोल रहे थे कि आप विटामिन लीजिए, जिंक लीजिए, ऐसे आ रहे थे, मतलब डॉक्टर से भी कंसल्ट करने पे बोल रहे थे, इसमें भी कुछ सिमिलर ही जाना पड़ेगा या कुछ देयर आर सम स्पेशल सप्लीमेंट्स दैट इफ वी टेक देम है। इट। एक्चुअली इम्यूनिटी जो है एक वो बहुत ब्रॉड टर्म है, और उस टाइम पे बहुत सारी चीजें हैं, ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए, बट अल्टीमेटली आपकी जो इम्यूनिटी है वो सिर्फ दो चीजों से बैलेंस रहती है, जो प्रूवन है रिसर्च में कि हाँ ये दो चीजें असर करती। एक होता है एक बैलेंस्ड डाइट, मतलब आपकी जो डाइट है उसमें सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए, जितना जरूरत है उस मात्रा में होना चाहिए। और दूसरा एक्सरसाइज, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं आपने जरूर ध्यान दिया होगा, उनको बीमारियां भी कम होती हैं, बीमारियां होती भी है तो उतनी सीवियर नहीं होती हैं, और वो जल्दी रिकवर भी होते हैं। इवन मतलब अगर ये बोला जाए कि अगर आप सोचे कि किसी तरह से, जो लोग बोलते हैं ना कि अपनी उम्र को कम करना या एजिंग को कम करना, तो रिसर्च में सिर्फ एक ही प्रूवन ऐसी चीज है जो एजिंग को भी कम कर सकती है, और वो है एक्सरसाइज। और मतलब इसमें दवाइयां, जैसे अभी आपने वो एक टेकोवेरिमेट बताई, और कौन सी दवाइयां हो सकती हैं? इसके अलावा कुछ एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं जो कि दूसरे वायरल इन्फेक्शंस में यूज की जाती है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस में या हेपेटाइटिस सी वायरस में सीडोफोविर एंड ऑल, एचआईवी में यूज की जाती है। तो ये कॉमन एंटीवायरल मेडिकेशन है जो इसमें ट्राई किया गया है यूज करना, बट कोई ऐसे स्पेसिफिक ड्रग नहीं है कि हाँ ये दवाई ले लेंगे तो ये खत्म हो जाए। ठीक है। और ये ऐसा मतलब एक बबल तो नहीं बन रहा है फिर से, मतलब अगेन जैसे अब कोई भी एक एबोला वायरस आया था इसके पहले, कोविड के पहले। एबोला वायरस उतना कभी प्रेवलेंट हुआ नहीं, और एबोला वायरस वॉज मच मोर डेडलियर, मतलब उसकी मोर्टालिटी बहुत ज्यादा थी, जितना मुझे पता है 10-12% मोर्टालिटी थी, जो आ रहा जिसको हो रहा था ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वाज फेसिंग सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। और सिमिलरली अब क्या इसमें मतलब ये बबल तो नहीं रहेगा, मतलब डरना कितना चाहिए, क्योंकि लोग एकदम से डिफेंसिव पे अगर आ गए तो भी इशू है। एक्चुअली क्या है कि हमें नहीं पता कौन सी बीमारी कितनी फैलेगी, कितना असर करेगी, किसको क्या होगा, हमें सच में नहीं पता, किसी को नहीं पता। बट क्योंकि कोविड के समय ऐसा सब इतना ज्यादा सीरियस कंडीशन बन गई थी, तो उससे उसको देखते हुए फिर आगे चल के ये एक लेसन लर्न किया गया है कि किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है बिल्कुल। ना। बिल्कुल। आपको नहीं पता कि कब कौन सी बीमारी किस रूप में आ जाएगी। बिल्कुल। और तो एक ये सवाल इसलिए आया, चैट बॉक्स में सवाल आया है ये, कि कितने टेम्परेचर पर यह वायरस खत्म होता है, मतलब कितना टेम्परेचर, जैसे कि अपन बताएं। ऐसे जो भी वायरस होते हैं वो 70 to 80, मतलब 70 to 80 डिग्री, जो अपना नॉर्मल बॉइलिंग वाटर वाला टेम्परेचर जो अपन पहुंचाते हैं ना, उसमें मोस्टली वायरस जो है वो खत्म हो जाते हैं। और मतलब इसमें आप जैसे और ट्रीटमेंट का तो अभी, क्योंकि मुझे हम लोगों को शायद ही पता चला हो कि कोई अभी मंकी पॉक्स एमपी में एंटर भी नहीं किया है लकीली। एमपी में नहीं है, मोस्टली ये साउथ इंडिया में ज्यादा अभी इसके केसेस मिल रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहे। और मतलब ये अगेन जैसे अभी साउथ इंडिया में केसेस मिले हैं, कोविड तो इतना वायरल हुआ है कि पता ही नहीं चला, एकदम से होली एक निकली और होली के बाद पूरी दुनिया ही बदल गई, ऐसा लगा था 2020 की होली थी मेरे हिसाब से।
पूरी दुनिया ही एक्चुअली बदल चुकी इनिशियली कोविड के समय क्या हुआ था कि कुछ कुछ केसेस सब जगह मिल रहे थे, बट उस समय किसी ने ये सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो उस चीज को इग्नोर, एक तरह से हमें पता है कि हाँ वायरस फैलाया हुआ है, क्या होगा, हमें थोड़ी हो जाएगा, ऐसा सब सोचते हैं। तो एक वो जनरल एक थॉट प्रोसेस था कि ऐसी चीजें कभी फेस नहीं की गई थी। जी। और तो सबको ये लगा कि ठीक है, वहां पे हो रहा है, वहां पे हो रहा है। वो धीरे धीरे निग्लेक्ट होते होते इतना रैम्पेंट हो गया कि जब हर दूसरे इंसान को ये बीमारी हो गई, तब रियलाइज हुआ कि अरे ये तो इतना फैल चुका है। बिल्कुल सही बात है, ये तो हम सबने फेस किया ही है, और हमारे लगभग सबके घरों में भी तक घुस गया था कोविड तो। और मंकी पॉक्स का जो मोर्टेलिटी है वो कोविड के कंपैरिजन में ज्यादा है कि कम इसकी मोर्टालिटी इसके स्ट्रेन्स पे डिपेंड करती है। इसके है? दो स्ट्रेन्स हैं, एक वेस्ट अफ्रीकन, एक कॉन्गो वायरस। तो जो वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन है वो थोड़ी माइल्ड है, उसकी 1% मोर्टालिटी, पर जो कॉन्गो स्ट्रेन है वो 10% अराउंड मोर्टालिटी उसकी है। और मतलब ये 100 में से 10 लोगों को। और 10 में से, अच्छा जी, मतलब 100 में से। हम्म। और ये वायरस क्या ये भी म्यूटेट करेगा, मतलब इसके म्यूटेशन वेरी से? पॉसिबल। स्पेशली जो भी वायरसेस एनिमल्स के थ्रू हमारे में आते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो जब भी, जो भी हमने स्वाइन फ्लू के बारे में भी सुना होगा, स्वाइन फ्लू का भी एपिडेमिक बहुत कॉमन है। जी। तो ये जो वायरसेस जानवरों के थ्रू आते हैं, इनके साथ क्या होता है, बहुत, हम तो जो वायरस जानते हैं जो हमें कॉमनली अफेक्ट कर रहे हैं, इसके जी। अलावा अनगिनत ऐसे वायरस है जो जानवरों में पाए जाते हैं। तो वो जानवरों में घूमते 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 उनमें कुछ म्यूटेशन ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि सडनली वो ह्यूमंस में आ जाते हैं। तो जी। इनके बारे में प्रॉब्लम ये होती है कि ये बिल्कुल न्यू वायरस होता है, न्यूली म्यूटेटेड वायरस होता है। तो इसकी बहुत ज्यादा, इसकी डिटेल, इसकी नॉलेज तभी होगी जब ये अफेक्ट करने लगेगा, तब इसके बारे में स्टडीज होंगी। जी। तो जो भी जानवरों से वायरस आते हैं, यूजुअली एक म्यूटेटेड स्ट्रेन ही होती है जो कॉमनली पाई गई है, और वो एकदम से चेंज होके ह्यूमंस में आ गई है। एक नीरज सर का क्वेश्चन आया है चैट बॉक्स में, विच ऑर्गन्स आर अफेक्टेड ड्यू टू दिस वायरस? सबसे कॉमनली तो ये जो स्किन लीजन से स्किन को अफेक्ट करता है, फिर धीरे धीरे ये न्यूमोनिया करके लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, एंड इसका जो सीवियर सिम्टम है वो ब्रेन में जाके मेनिंजाइटिस कराना। तो जब मेनिंजाइटिस वाली स्थिति आ जाती है, तब वो काफी सीरियस हो जाता है। तो इसके में तेज बुखार आना, कन्वल्शंस आना, फिर अनकॉन्शियसनेस होना, ये सारी प्रॉब्लम्स कर सकते किसी व्यक्ति को मतलब अगेन स्ट्रेस में कब आना चाहिए? जैसे मुझे भी कोविड हुआ है, मेरा ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन लेवल्स था SpO2 94 93 तक गया था जब मैं पीक कोविड में था। अब सिमिलरली सबके साथ हुआ है, तो उसमें वो स्ट्रेस लेवल कब आना चाहिए कि नहीं यार अब तो वी हैव टू गेट इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, सीवियर मेडिकल अटेंशन? कोविड में जैसे लंग्स का स्पेसिफिकली उसमें था कि एक सैचुरेशन अफेक्ट होता था। तो इस बीमारी में मेनली चीज है कि एक सबसे अच्छी बात है कि कोविड कई बार एसिम्टोमेटिक रहता था, पता नहीं चलता था, अंदर ही अंदर होता था। इसकी एक अच्छी और बुरी चीज दोनों ही ये है कि इसमें एक स्किन लीजन बड़ा प्रोमिनेंट है, और जो सबसे अर्ली आता है। तो हम्म। अगर ये स्पेसिफिक स्किन लीजन है तो आपकी डायग्नोसिस तो वहां बन जाएगी। हम्म। बुरा बात यह है कि इसके कारण स्कार पड़ते हैं, वो निशान लंबे समय तक रह जाते हैं। जैसे कि पुराने समय चेचक के दाग हुआ करते थे लोगों को, बहुत कॉमन, सिमिलर टाइप के इसमें वैसे ही निशान रह जाते हैं। हम्म। तो इसके साथ इसमें डरने की बात तब है जब कंटिन्यूअसली अगर फीवर बना रहता है, अगर सिम्टम्स, अगर उसके अलावा सांस लेने में तकलीफ आ जाना, यानी कि आपके लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं। ऑल्टर्ड सेंसोरियम, यानी कि दिन रात की समझ, कहाँ है क्या नहीं समझ, ये सारे अगर इंसान को समझ नहीं आने लगे, या आपको लग रहा है कि इस इंसान में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं कि उसको समझ नहीं आ रहा है आसपास क्या चल रहा है, वो कहाँ पर है, किस समय में है, उल्टी सीधी बातें करना, ये सारी चीजें, मतलब कि फिर ये जाके ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। और मतलब एज अ डॉक्टर आप किसी भी एपिडेमिक या पैंडेमिक मैनेजमेंट में, जैसे अभी आप लोगों ने उसमें मेहनत भी बहुत करी है, लोगों ने सारे डॉक्टर्स को, मैं जितने डॉक्टर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड सबको मैं थैंक यू बोलूंगा, सर झुका के थैंक यू बोलूंगा, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। लेकिन उस मतलब कोई भी पैंडेमिक या एपिडेमिक मैनेजमेंट के लिए क्या अब, जैसे ऑब्वियसली अपन ने बहुत सारी चीजें सीख ली है, अब दुनिया को सीख के आगे बढ़ा है, कोविड से सीख ली है, क्या नई चीजें जो कोविड में अपन नहीं कर पाए, मंकी पॉक्स या कोविड कोई और हो? कोविड कोविड हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन था। उसमें ये ना ही ये समझ में आया कि हमें चीजों को लाइटली नहीं लेना है, दूसरा ये समझ में आया कि इंडिविजुअल रोल्स क्या क्या होते हैं। मतलब हम्म। एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंसान जिसको मेडिकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम क्या कर सकते हैं, एज अ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है,
हॉस्पिटल्स का क्या रोल है और गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आया उस समय। गवर्नमेंट ने उस समय एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था जो लॉकडाउन का था। बहुत जगह उस चीज को इनिशियली क्रिटिसाइज भी किया गया था, बट दैट वाज अ वेरी ब्रेव एंड वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि अगर उस समय वो कंटेनमेंट नहीं किया जाता और ये गांव गांव में बीमारी फैल गई होती, तो हमारी कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम उसको बचा पाते या हम उसको संभाल पाते। तो एक अर्ली जो लॉकडाउन का डिसीजन था वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था। दूसरी चीज कि हॉस्पिटल्स में जो मोस्टली क्या होता है कि हम एक आइसोलेशन वार्ड बनाते हैं और उसमें पेशेंट्स को सेपरेट रखते हैं दूसरे पेशेंट से। जो डॉक्टर्स वहां पे ड्यूटी करते हैं उनको दूसरे पेशेंट से और दूसरे डॉक्टर से भी आइसोलेटेड रखते हैं। स्पेसिफिकली जब इनिशियल कोविड था, जब स्टार्ट हुआ था, तब इवन जो होटल्स थे आसपास के वहां पर डॉक्टर्स को शिफ्ट कर दिया गया था जो कोविड में ड्यूटी कर रहे थे, ताकि वो जनरल पब्लिक से अलग रहें और अपने घरों में भी नहीं जाए और ये बीमारी ना फैले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे जो उस समय लिए गए। ये अलग बात है कि जब वो रैम्पेंटली बहुत कॉमन हो गया एंड देन रिसोर्सेज लिमिट हो गए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। बट इनिशियली जो थोड़ा सा जो फर्स्ट वेव में कंट्रोल हुआ था वो इन्हीं सब के कारण कंट्रोल हो पाया था। फिर अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस, लोगों का सपोर्ट होना, लोगों को पता होना कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है, खुद को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, मास्क पहनना है, कैप लगाना है, बाहर से आए तो अपने कपड़ों को चेंज करना है, हैंड वॉश करना है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये कुछ चीजें थी जिन्होंने इसको कंटेन करने में हेल्प करी। हाँ, स्ट्रेस जो होता है बीमारी का वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मेनी अ टाइम्स बीमारी इतनी ज्यादा नहीं होती जितना एंजाइटी और स्ट्रेस में इंसान बीमार हो जाता है। बट उसमें समझने की जरूरत है, अपने डॉक्टर को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लेसन हमने इन सब चीजों में से कि एज अ कम्युनिटी हमें एक जो गाइडलाइंस जो हमें फॉलो करने के लिए बोली जा रही हैं, जो हमारी गवर्नमेंट से हमें कहा जा रहा है, उसको हमें फॉलो करना है। जो जिन लोगों ने भी प्रॉपरली इन चीजों को फॉलो किया है, दे वर मोर प्रोटेक्टेड एंड लेस इन डेंजर ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। ये चैट बॉक्स में नीरज सर ने एक और क्वेश्चन पूछा है, इज दिस वेरी हाईली कम्युनिकेबल, इज दिस डिजीज यस, हाईली। इट इज कम्युनिकेबल, हाईली कम्युनिकेबल। कपड़ों से, बेडशीट से, हाथ छूने से फोमाइट इन्फेक्शन किसी भी तरह ये फैल सकती है। और ये एक और क्वेश्चन आया है, क्या पेट पेरेंट्स को डॉग पालने वालों से सावधान रहना चाहिए? अभी तक तो ये डॉग्स में ये वायरस कॉमनली नहीं मिला है एंड जी। ऐसा कोई रिपोर्ट्स नहीं आए हैं कि जिनके मतलब डॉग्स में ये वायरस हो। तो अभी फिलहाल आई डोंट थिंक अभी इसमें कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, या आपके जो पेट्स हैं उनसे आपको बहुत ज्यादा दूर रहने की जरूरत है। और मतलब बाकी भी है, जो पेट पेरेंट्स हैं उनको इतना इशू नहीं लेना चाहिए ना अभी तो, एज हाँ, ऑफ नाउ। अभी फिलहाल इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बस केयरफुल रहना है। बाय द टाइम मुझे एक और चीज जाननी थी, जैसे इवन अपना कोविड भी बोलते हैं चमगादड़ों से आया, इट केम फ्रॉम बैट्स। लाइक इवन एचआईवी भी शायद एक जूटोनिक वायरस है। तो वायरस मोस्टली एनिमल से ही क्यों आ रहे हैं? अ, ऐसा नहीं है एनिमल से आ रहे हैं। कुछ वायरसेस होते हैं जो ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो ह्यूमंस को नहीं अफेक्ट करके एनिमल्स को करते हैं। और वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत छोटा सा है, बहुत बहुत माइनर और बहुत सिंप्लीफाइड है। मतलब हम जितने कॉम्प्लेक्स बीइंग है, अगर ह्यूमन को सबसे कॉम्प्लेक्स बीइंग बोले तो जो सबसे सिंपलेस्ट बीइंग है वो एक वायरस है। तो वो हम्म। इतना सिंपल बीइंग है, जो सबसे सिंपल होता है वो सबसे इजीली तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। जैसा हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, एक सिंपल इंसान को आप इजीली तोड़ मरोड़, तो वही वायरस की चीज है। वो इतना सिंपल है कि वो अपना पूरा पूरा जेनेटिक मटेरियल चेंज इजीली रैम्पेड डिवीजन डिवीजन में चेंज कर सकता है। इसलिए हर आप देखना 20 से 30 साल में या हर 50 ईयर्स में ऐसे स्वाइन फ्लू का एक एपिडेमिक हो जाता है, क्योंकि जी जो जी। वायरस चल रहा है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जब तक आपकी आ गई है, धीरे धीरे वो अपने आप में इतने चेंज लाएगा कि वो बिल्कुल नया बन जाएगा और फिर से एक एपिडेमिक कर देगा। और ये इसीलिए ये वायरस जो जानवरों में कॉमनली घूमते रहते हैं, चेंज होते 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 फिर ये एक पॉइंट पे ऐसे कभी कभी बन जाते हैं कि ह्यूमंस को भी अफेक्ट करने लगे। हाँ, और जैसे अभी ड्यूरिंग कोविड अपन ने देखा कि वैक्सीनेशन के बारे में बहुत बाद में बातें उठी कि दे वर नॉट सेफ। सिमिलरली ये मंकी पॉक्स की जो अभी वैक्सीनेशन है, वो ये अभी क्वेश्चन भी आया है चैट बॉक्स में कि हाउ सेफ आर दीज वैक्सीन? तो इसमें जो दो वैक्सीन है उसमें से एक वैक्सीन है जो यूजुअली अफ्रीका में यूज करी जाती है। पर जो ये ACM 2000 वैक्सीन है ये हमारे कंट्री में पहले कॉमनली वैक्सीनेशन प्रोग्राम में यूज करी गई थी।
और ये अगर हम यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं जो 1950s 1960s में पैदा हुए होंगे उनको ये वैक्सीन लगी भी होगी। तो ये वैक्सीन कॉमनली इंडिया में यूज की जा रही थी उस समय, फिर ये डिसीज खत्म हो गई तो बंद हो गई। तो इसकी सेफ्टी प्रोफाइल डेफिनेटली अच्छी है। और जी जी। इसमें कॉमनली मतलब अभी अगर हम पूछेंगे भी लोगों से तो बचपन में कई लोग होंगे जो उस एज ग्रुप के, इवन मेरे पेरेंट्स हैं उनको ये वैक्सीन लगी थी स्कूल्स में। तो उसकी सेफ्टी प्रोफाइल से कोई इशू नहीं है। और जैसे उस एज के बाद जब स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया उसके बाद जिन लोगों को नहीं लगी उनका क्या? जैसे अपन लोगों की, आपकी और मेरी बात करें। तो हम ज्यादा ससेप्टेबल हैं इस बीमारी के लिए, ओके। क्योंकि हमें कोई भी एक्सपोजर नहीं है इस बीमारी का। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मुझे पहले है ना, कहीं का भी पानी पीता था, कुछ भी करता था, खाता पीता था, लेकिन कुछ भी नहीं होता था कभी भी। हमेशा मैं दूसरों को बोला करता था कि आज तक मुझे सर्दी जुकाम नहीं होता आसानी से। और अब कोविड के बाद मैं देख रहा हूँ कि हर 3-4 दिन में पता नहीं इधर उधर कहीं का भी पानी पिया या कुछ हुआ तो मतलब इफेक्टिव हो ही जाता हूँ। तो मैं खुद परेशान हूँ उसके मारे कि क्या करूँ, मतलब टेबलेट ले लेके परेशान हो जाते हैं। आपकी जो एक जनरल इम्यूनिटी है ना वो थोड़ी सी कम हो गई होगी। तो कुछ कुछ चीजें हैं जैसे विटामिन सी होता है, वो आप रेगुलरली लोगे तो विटामिन सी में कहा गया है कि जिनको भी सर्दी खांसी बहुत होती है, जनरली क्या होता है अपने जो इंडियन जो अपने थॉट प्रोसेस है ना पुराने चले हैं, उसमें बोलते हैं खट्टा नहीं खाओ, पानी कम, ठंडा पानी नहीं पियो, ऐसी चीजें चलती रहती हैं। तो एक्चुअली जो ये सब है इसका मतलब बहुत मतलब नहीं होता। विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो होती है उससे बार बार इन्फेक्शन होना, स्पेशली सर्दी खांसी होना बहुत कॉमन है। और कई बार जैसे आपको हो सकता है आपकी इंटरनली इम्यूनिटी, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम कोविड से अफेक्टेड हो गए होंगे तो इम्यूनिटी कम हो गई, इसके कारण बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। तो आप विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे सप्लीमेंट्स आप लेंगे तो आपको थोड़ा सा फर्क समझ में आएगा अपने रूटीन में और उसमें। जी थैंक यू मैम। बलवान सिंह, बलवान, हम ये भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को नियमित करें, एक्सरसाइज भी करें। जी सर, थैंक यू सर। और डॉक्टर चलिए मैं आपसे, मतलब ये है कि मंकी पॉक्स, जैसे मुझे चिकन पॉक्स भी नहीं हुआ कभी लाइफ में। मैं एज अ पर्सन अपनी बताऊं, चिकन पॉक्स भी क्या यही फैमिली है पहले तो? और लोग बोलते चिकन हैं चिकन पॉक्स, एक सॉरी। थोड़ा सिमिलर है पर उससे थोड़ा सा दूर है। मतलब और बोल ऐसा, सकते हो कि कजिन है उसका, रियल मतलब ब्रदर सिस्टर नहीं है, कजिन है। जी मैम, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ हाँ। रही है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ मैम कि ये जैसे भी कोविड में ये सबको वैक्सीन लगी है और कुछ को तो बूस्टर वैक्सीन भी लगी है। जैसे मेरे बेटे को, वो हॉस्पिटल में जॉब है उसका, तो हम्म। उसको तीनों वैक्सीन लगी है, बूस्टर वैक्सीन भी उसको लगी है। तो मैम काफी लोग ये शिकायत कर रहे हैं, हालांकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैक्सीन लगने के बाद, लेकिन काफी लोग ऐसा कह रहे हैं। और में भी आया कि वैक्सीन की वजह से भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसमें साइड इफेक्ट है, तो ऐसा ही क्या? देखिए क्या है कि नॉर्मली जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक जी वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है जिससे अपन वो पूरे शेड्यूल के वैक्सीन्स लगवाते हैं उसको, जी है ना। तो जो वैक्सीन्स हम लगवाते हैं कॉमनली, जो हमारी जी। सरकार ने नियमित के, सब हम सबको लगे होंगे, आपके बच्चों को भी लगे होंगे। तो बिल्कुल। हर वैक्सीन का कुछ ना कुछ एक साइड इफेक्ट होता है। अब ये वैक्सीन फिर भी हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसका जो फायदा है वो नंबर, उसके जितना परसेंटेज ऑफ फायदा है वो जितना परसेंट साइड इफेक्ट है उससे बहुत ज्यादा है, इसके लिए। तो अगर आप एक कॉमनली जो नॉर्मली वैक्सीन लगाए जाते हैं उनके भी साइड इफेक्ट उठा के देखेंगे तो 1 या 2 लाख लोगों में से किसी एक को एक प्रॉब्लम उसमें हुई होगी। पर जो बाकी के लोग हैं, जो जी 1,99,000 लोग हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं हुई पर उनको फायदा हुआ, इसलिए हम वो वैक्सीन लगा रहे हैं। अब कोविड के टाइम क्या हुआ, इसी तरह कोविड वैक्सीन का भी एक साइड इफेक्ट है कि उससे वो जो क्लॉट बनने की टेंडेंसी है वो किसी किसी में बढ़ जाती है। तो लेकिन क्या है उस समय एकदम से आप सोचो, इतने करोड़ों की अरबों की जनता है इंडिया की, जी इतने जी। सारे लोगों को वैक्सीन लगाया गया, वो 1 या 2 लाख में से किसी एक को साइड इफेक्ट हुआ, लेकिन क्योंकि इतने सारे लोगों को वैक्सीन लगाया गया तो नंबर ऑफ साइड इफेक्ट वाले लोग भी एक साथ आइडेंटिफाई हो गए। नॉर्मली क्या होता है, आज इस घर में एक बच्चा हुआ, इस घर में 3 साल बाद बच्चा हुआ, दूसरे घर में कब हुआ, इतने सारों को वैक्सीनेशन चलता रहता है, किसी एक को साइड इफेक्ट होता है और नोटिस नहीं किया जाता इतना ज्यादा, क्योंकि वो नजरअंदाज किया जाता है भाई, पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा है। अब इसमें एक साथ हम्म। खूब सारा वैक्सीन लगाया गया तो जी मतलब डेफिनेट बात है कि जो साइड इफेक्ट्स भी होंगे वो एक साथ पकड़े एक जाएंगे। लगाते
तो वो एक एक तरह लगाते से थोड़ा सा विजय जी मतलब खा डेफिनेटली उसका वो साइड इफेक्ट है कि 1 लाख कि 10,000 या 1 लाख में से किसी एक को वो साइड इफेक्ट होगा, लेकिन उसको एक नेगेटिव रूप में थोड़ा ज्यादा आ गया वो। पर जितने लोगों को उसके कारण इम्यूनिटी मिली या प्रोटेक्शन मिला वो बहुत ज्यादा थे एज कम्पेयर टू जिनको नुकसान हुआ। और क्या डॉक्टर, ये वैक्सीन डेवलप करने में, क्योंकि उस समय इतना रैम्पेंट, इतनी इतनी तेजी से कोविड फैल रहा था, क्या वैक्सीन बनाने में जल्दबाजी की गई? नॉट रियली, अगर सेफ्टी प्रोफाइल नहीं होगा तो वैसे भी मतलब क्यों ही वैक्सीन रिलीज की नहीं, जाएगी। बात बट समझ हाँ, में भी आता है, वो पॉसिबल है। डेफिनेटली इतना बल्क अमाउंट में वैक्सीन बनाई गई है और वो एक डिफिकल्ट टास्क था, तो वो करने में हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आई हो। अब उस पे हम कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज हमने मतलब वी वर नॉट देयर जी, सही बात है। ना, वी हैव नॉट प्रोड्यूस देम, वी कैन नॉट कमेंट। बट हाँ, जैसे हम कॉमनली जैसे मीजल्स की वैक्सीन होती है ना, मम्स की वैक्सीन जो हमें कॉमनली लगती है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगती है, उसका भी सेफ्टी प्रोफाइल पढ़े तो उसमें भी 2 लाख में से या 1 लाख में से किसी एक को कुछ प्रॉब्लम होती होगी। पर अगर मैं एकदम से 50 करोड़ की जनता को लगाऊंगी तो 1 लाख की एक प्रॉब्लम वाले लोग भी 1,000 हो जाएंगे, सही बात तो है। एकदम से हो जाएगा कि बहुत सारी, तो दैट इज लाइक मोर ऑफ एन इशू बिल्कुल rather सही। than की सेफ्टी प्रोफाइल, क्योंकि हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी, यानी अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से इसके साइड इफेक्ट आते हैं मेरे हिसाब से, ये है ना? नहीं, साइड इफेक्ट किसी को भी हो सकते हैं, बट ये जी। है कि अगर उसका बेनिफिट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द साइड इफेक्ट तो ये वैक्सीन लगवाने में कोई बुराई नहीं है, स्पेशली अगर वो हेल्थ केयर वर्कर है, वो ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे, तो उनके लिए हम्म। वैक्सीन लगवाना तो जरूरी ही था। जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू।